हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे आरएच ग्रुपिंग के बारे में। तो बेसिकली कल जब हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात की थी तो हमने बोला था कि आरबीसीज के सरफेस के ऊपर दो तरह के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एक है एंटीजन ए और एक है एंटीजन बी। और ये एंटीजन डिसाइड करवाएंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो बेसिकली ये एक तरह से हमारे ब्लड ग्रुप के लिए नेम प्लेट की तरह काम कर रहे हैं। जैसे अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके आरबीसीज के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। सिमिलरली अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी होगा तो आरबीसीज के सरफेस के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो आरबीसीज के सरफेस के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ होगा तो आरबीसीज के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। पर अक्सर जब आप ब्लड ग्रुप्स के बारे में सुनते हो तो आपने ये ज़रूर सुना होगा ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव। यानी आपने ब्लड ग्रुप्स के साथ साथ ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस भी सुने होंगे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस क्यों लगाते हैं, आज इसके पीछे का रीज़न हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली दो एंटीजन यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी के साथ साथ एक और एंटीजन भी होता है जिसको हम बोलते हैं आर एच एंटीजन, या फिर इसी को हम आर एच फैक्टर भी बोल देते हैं। इसे आर एच फैक्टर या आर एच एंटीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट हुए थे वो फर्स्ट टाइम रीजस मंकी के ऊपर हुए थे, इसीलिए इसका नाम आर एच एंटीजन रख दिया। तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज, अगर आरबीसीज के सरफेस के ऊपर ये आर एच एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो आर एच पॉजिटिव होगा। और अगर आरबीसीज के सरफेस के ऊपर ये आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। अब यहाँ याद रखने की बात यह है कि 80% पॉपुलेशन का जो ब्लड ग्रुप होता है वो आर एच पॉजिटिव होता है। थोड़ा और क्लियरली इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली आप देख सकते हो, जैसे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, यानी उसकी आरबीसीज के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है ना। लेकिन साथ साथ में इसकी आरबीसीज के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन के साथ साथ आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। लेकिन मान लो सिर्फ ए एंटीजन प्रेजेंट है और कोई आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होगा। सिमिलरली एक और केस देखेंगे, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप बी है, यानी कि उसके आरबीसीज के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है, पर साथ साथ में एक और एंटीजन प्रेजेंट है जिसको हम आर एच एंटीजन बोल रहे हैं, तो ये ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर सिर्फ सरफेस के ऊपर सिर्फ बी एंटीजन प्रेजेंट हो और आर एच एंटीजन प्रेजेंट ना हो तो इसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव होगा। एक और केस देखेंगे इन केस आपको समझना आया हो, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है। ए बी है तो यानी उसकी आरबीसीज के सरफेस के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, पर साथ साथ में आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर ए और बी एंटीजन के साथ साथ आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ याद रखने की बात यह है कि आर एच एंटीबॉडीज़ नेचुरली ब्लड में प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि नेचुरली प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होती। ये कब बनती है, मान लो अगर कोई आर एच नेगेटिव वाला पर्सन है, यानी उसके अंदर आर एच एंटीजन नहीं है और उसके अंदर फिर आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आ रहा है या आर एच पॉजिटिव ब्लड से वो एक्सपोज हो रहा है, तब आर एच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनेंगी। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो वीडियो के लास्ट तक रुकिए, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू कंपैटिबिलिटी देखेंगे। हम बोलते हैं कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाते हैं तो डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। क्यों मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है और आप उसको बी ब्लड ग्रुप चढ़ा रहे हो तो आरबीसीज की क्लम्पिंग हो जाएगी, यानी कि आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और एक्सट्रीम केसेस में इससे डेथ भी हो सकती है। तो जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ हम आर एच ग्रुप को भी मैच करते हैं। मान लीजिए ये कोई पर्सन है और इसका ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है और आप इसको ब्लड ग्रुप जो चढ़ा रहे हो, मतलब डोनेट जो कर रहा है ब्लड ग्रुप, उसका भी ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है, तो क्या इनमें कंपैटिबिलिटी होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि जो एंटीजन बॉडी के अंदर आ रहा है वो ऑलरेडी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, मतलब कोई भी फॉरेन एलिमेंट बॉडी के अंदर नहीं आ रहा जिसके खिलाफ हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी। सिमिलरली अगर ये समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल देखेंगे। मान लो कि हमारा ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव है, मतलब हमारे पास आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और हमें जो ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा रहा है, यानी जो डोनेट कर रहा है हमें ब्लड ग्रुप, उसका ब्लड ग्रुप भी आर एच नेगेटिव है, तो क्या यहाँ कंपैटिबिलिटी होगी? बिल्कुल होगी,
क्यों होगी? क्योंकि हमारी बॉडी में माना कि RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, पर जो ब्लड आ रहा है उसमें भी RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। मतलब बॉडी में कोई भी ऐसा फॉरेन पैथोजन नहीं आ रहा है, फॉरेन एलिमेंट नहीं आ रहा है जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो और एंटीबॉडीज़ बने। अगला केस लेते हैं। मान लो हमारी बॉडी के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड है, पर जो ब्लड हम चढ़ा रहे हैं वो क्या है? RH नेगेटिव है। तो इस केस में क्या होगा? देखो, हमारी बॉडी में तो RH एंटीजन है, ठीक है, इसीलिए हम RH पॉजिटिव है, पर जो ब्लड आ रहा है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। तो क्या इस केस में कंपैटिबल होगा या नॉन कंपैटिबल होगा? इस केस में भी कंपैटिबल होगा। क्यों होगा कंपैटिबल? क्योंकि देखो, माना कि ब्लड आ रहा है और RH नेगेटिव ब्लड आ रहा है, पर कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं आ रहा जिसको बॉडी ऑलरेडी नहीं जानती है ना, तो इम्यून रिस्पॉन्स भी ट्रिगर नहीं होगा। लास्ट केस देखते हैं। मान लो हमारा ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होगा और जो ब्लड हमें दे रहा है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है। अब हमारी बॉडी में तो RH एंटीजन एब्सेंट है, पर जिसका ब्लड हम ले रहे हैं उसकी बॉडी में RH एंटीजन प्रेजेंट है। यानी बॉडी में कुछ ऐसा आ रहा है जिसे हमारी बॉडी नहीं पहचानती, मतलब कि कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा, और यहाँ पर इनके बीच में क्या होगी? फाइट होगी। मतलब कि ये जो RBCs होंगी ये क्लम्प हो जाएगी, मतलब कि ये जो डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप है ये मैच नहीं होगा, और ऐसे केस में RBCs की क्लम्पिंग हो सकती है और ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो RH फैक्टर से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छा हमारे पास एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या है? देखो, यहाँ पर हम केस लेंगे एक प्रेग्नेंट लेडी का। मान लो ये जो मदर है, यानी कि ये जो प्रेग्नेंट लेडी है, इसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। मतलब इसका जो भी ब्लड ग्रुप है इसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, पर इसके पेट में जो बच्चा है यानी कि जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है। अब आप सोचोगे मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कैसे हो? तो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने में फादर का भी रोल होता है, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है और मदर जो है वो RH नेगेटिव है, पर उसके अंदर जो बेबी है, फीटस है, वो RH पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब मदर के अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, पर फीटस के अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो पहली प्रेगनेंसी में तो क्या होगा? आपको पता है प्लेसेंटा होता है जो मदर और फीटस को कनेक्ट करता है और फीटस तक न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। अब लेकिन फीटस के पास मदर से न्यूट्रिएंट्स जरूर जाते हैं, पर प्लेसेंटा एक ऐसा बैरियर है जो ब्लड की मिक्सिंग नहीं होने देता, यानी प्लेसेंटा के थ्रू मदर का ब्लड फीटस के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। तो पूरी प्रेगनेंसी में तो सेफ रहेगा, यानी मदर और फीटस का ब्लड कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। पर डिलीवरी के टाइम पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड एक साथ मिल जाए, मतलब कि मदर का ब्लड एक्सपोज हो जाए RH पॉजिटिव ब्लड से। अब अगर मदर के ब्लड में RH पॉजिटिव ब्लड आ रहा है फीटस से, तो मदर के पास तो वो एंटीजन नहीं है जो फीटस से आ रहा है, तो ये बॉडी के लिए एक अननोन चीज़ है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं। तो क्या होगा? बच्चे की तो डिलीवरी हो जाएगी, पर मदर की बॉडी में क्योंकि RH पॉजिटिव ब्लड आ गया तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के लिए तो ये अननोन है, ठीक है। अब होगा क्या? जब सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी होगी, मान लो जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है, अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या है? मदर का ब्लड तो नेगेटिव ही है, मान लो फीटस का ब्लड इस बार भी RH पॉजिटिव है क्योंकि ब्लड ग्रुप तो फादर से आता है। अब इस टाइम चेंज क्या है? इस टाइम चेंज ये है कि मदर का ब्लड बेशक नेगेटिव है, पर क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में फीटस का ब्लड एक्सपोज हुआ था मदर के ब्लड से, तो इसीलिए वहाँ पर इस ब्लड के अगेंस्ट, यानी इस RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। फिर से सुनो मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर का ब्लड नेगेटिव है पर फीटस का ब्लड पॉजिटिव है, यानी फीटस के पास एक ऐसा एंटीजन है जो मदर की बॉडी में नहीं है। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी तो सेफ है क्योंकि प्लेसेंटा बैरियर बना रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू मदर और फीटस का जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता। पर डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा कि पॉसिबिलिटी है कि मैटरनल ब्लड यानी मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड एक्सपोज हो सकता है। तो इससे क्या होगा? फीटस के अंदर जो RH पॉजिटिव ब्लड है यानी RH एंटीजन वाला ब्लड है वो मदर के अंदर आएगा, मतलब कि मदर की बॉडी में कुछ ऐसा आ रहा है जिसे मदर नहीं पहचानती है। तो जाहिर सी बात है इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ठीक है। अब फर्स्ट डिलीवरी तो हो गई, पर साथ साथ में ही कुछ टाइम बाद एंटीबॉडीज़ बनने लगी। अब सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी, लेट से अगली प्रेगनेंसी में यानी सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा? मदर का ब्लड तो अभी भी नेगेटिव है,
पर नेगेटिव होने के साथ साथ क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव ब्लड अंदर आया था तो मदर के ब्लड के अंदर RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन चुकी है, ठीक है। और फीटस का ब्लड अभी भी मान लो क्या है, RH पॉजिटिव है, मतलब जो सेकेंड चाइल्ड है वो भी RH पॉजिटिव है। तो अब क्या होगा, हमें पता है प्लेसेंटा से ब्लड क्रॉस नहीं कर सकता, पर प्लेसेंटा से एंटीबॉडीज़ जरूर क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। तो बच्चे के पास RH पॉजिटिव ब्लड है पर प्लेसेंटा से RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जा रही हैं, मतलब इसके खिलाफ कुछ जा रहा है। यानी ये क्या करेंगे, जो फीटल है उसकी RBCs को डिस्ट्रॉय करेंगे। और इससे क्या हो सकता है, वैसे तो एक्सट्रीम केसेस में जो बच्चा है वो मर सकता है, यानी कि ये फैटल हो सकता है, डेथ हो सकती है। अदरवाइज जॉन्डिस या फिर अनीमिया भी हो सकता है। और इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अरिथ्रो मीन्स RBCs और ब्लास्टोसिस मीन्स लाइसिस, यानी RBCs का डिस्ट्रॉय होना। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को हम और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पर अब इसका क्योर है। इसका क्योर क्या है कि मदर की बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनने लगी हैं, यानी एंटी-RH बनने लगी हैं, उसी मतलब RH के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगी है, उसी के खिलाफ इनको एंटीबॉडीज़ दे दो, यानी कि एंटी-RH एंटीबॉडीज़ दे दो। क्या बोला है मैंने कि इसका क्योर है, मतलब कि मदर की बॉडीज़ में RH के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी है उसी के खिलाफ एंटी-RH एंटीबॉडीज़ दे दो, जिससे क्या होगा, मदर की बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी और अगली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हमने सबसे पहले बात की RH के बारे में और उसके बाद हमने RH फैक्टर का एक एग्जाम्पल लिया, साथ साथ यहाँ हमने कंपैटिबिलिटी की भी बात की। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बाय क्यूल्स। थैंक यू सो मच।